नमस्ते, जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे थ्री लैंग्वेज पॉलिसी की जिसके लेकर के बहुत सारा बवाल मचा हुआ है तमिलनाडु में। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? सिंपल, 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। सबसे पहले लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे बंगाली है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, वगैरह-वगैरह, जो कोई भी लोकल लैंग्वेज है। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज होनी चाहिए राष्ट्रभाषा, जो कि हिंदी है। और तीसरी एक फॉरेन लैंग्वेज ले लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंग्लिश है। अब इस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी में लागू किया जा रहा है। एनईपी में लागू करने का विरोध बहुत सारे लोकल जो भाषावादी हैं वो इसको कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदी राष्ट्रभाषा को लागू करने से उनकी अपनी राज्य की भाषा वो नष्ट हो जाएगी, और ये लॉजिक मुझे कहीं से समझ में नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि आप अपनी मातृभाषा, जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि, इनमें पढ़ाई करेंगे। चूंकि ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो साइंस के सब्जेक्ट्स भी इसी लैंग्वेज में हो। तो वो लोग, वो बच्चे जो भाषा के कारण एक पॉइंट पे आकर के अटक जाते हैं, आगे का रास्ता उनको नहीं मिलता क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। अगर आप उनसे तेलुगु में साइंस का पेपर देने के लिए कहिए तो वो काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, परंतु अगर आप वही पेपर इंग्लिश में देने के लिए कहिए तो वो बच्चे, हो सकता है उसमें कम मार्क्स लाए, हो सकता है फेल हो जाए, या वो पोटेंशियल ना दिखा पाए। तो ये जो चीज आती है यहाँ पर, वो पोटेंशियल नहीं देख पाने के कारण ये जरूरी हो जाता है कि उनको उनकी भाषा में जो आगे की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि की, वो उन्हीं की भाषा में, जैसे चाइना में चाइनीज में पढ़ाया जाता है, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है, इंग्लैंड में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, वैसे तमिलनाडु में इसे तमिल भाषा में पढ़ाया जा सकता है। दूसरी भाषा आप राष्ट्रभाषा रखिए ताकि आपको पूरे भारत में, भाई पूरे भारत में तो सब लोग तमिल नहीं जानते या कन्नड़ मलयालम नहीं जानते, तो कॉमनली जो भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है वो आ, हिंदी है। तो जैसे ही आप उस भाषा को जानते, समझते, सीखते हैं तो भारत के दूसरे भागों में जाने पर आपको आसानी हो जाती है। इस समय भारत को जोड़ने वाली भाषा कौन-सी बन गई है? वो है इंग्लिश। कि आपको हिंदी तो नहीं आती, और हिंदी ना आना आपके लिए गर्व की बात है। आपकी तमिल भाषा के लिए या आपकी कन्नड़, मलयालम के लिए ये अच्छा है कि आपको हिंदी ना आए, पर इंग्लिश आए ताकि आप वहाँ पर भारत में या विदेश में जहाँ जाएँ वहाँ कनेक्ट कर सकें। तो इस लैंग्वेज के इस थ्योरी के विरोध में मुझे ये कहना है कि बहुत सारे भारतीय अब विदेश में भी रहते हैं, वहाँ कनेक्ट करने के लिए भी आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और भारत के बढ़ते प्रभाव के साथ बहुत सारे देश अपने यहाँ हिंदी भाषा को लागू कर रहे हैं, जो धीरे धीरे कहीं गहराई से इंग्लिश को रिप्लेस कर रही है। तो अगर आप फ्यूचर देखते हैं तो आप हिंदी भाषा का को मान लेंगे। अभी वैसे भी आप एक चीज को देखिए, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो ग्लोबल साउथ में वो अपनी भाषा बढ़ाएगा, और ग्लोबल साउथ में पूरा लैटिन अमेरिका है, पूरा अफ्रीका है, एशिया का बहुत बड़ा भाग है, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया है। तो जो ग्लोबल साउथ है उसमें विश्व के मैक्सिमम देश हैं और काफी सारी पॉपुलेशन है। तो आपको यहाँ पे हिंदी में कनेक्ट करने में आसानी होगी। फ्यूचर हिंदी है, फ्यूचर इंग्लिश नहीं है। इंग्लैंड का प्रभाव जैसे जैसे कम होता जा रहा है, इंग्लैंड की भाषा के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रभाव भी वैश्विक मंच पे बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए भविष्य के भारतीयों को तैयार करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पहली भाषा तो वो अपनी जो रीजनल भाषा है उसको रखें, परंतु दूसरी भाषा वो राष्ट्रभाषा को रखे। अभी ये सम्मान इंग्लिश को प्राप्त है, अब विदेशी भाषा अगर भारत को जोड़ेगी तो कहीं न कहीं विदेशी मेंटालिटी जो भारत को तोड़ने की है, वो उसमें काम करती रहेगी, और इसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक आई है, जिसमें द्रविड़ और आर्यों को अलग बताया गया। ये विभेद होते ही नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया।
फिर फॉरेन जो ये थिंकर्स थे, इन्होंने कास्ट की परिभाषा दे दी। अभी हमने कुंभ में देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं होता, माँ गंगा होती है और माँ गंगा के पुत्र होते हैं। उसमें कोई भी वर्ण, जाति, किसी का भी कोई भेद नहीं है। सब एक ही घाट पे नहा रहे हैं और उसी घाट पे आचमन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी अपने आप को ऐसा करके पवित्र मान रहे हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसमें जो है कोई भी दूसरी चीज हमारे सनातन धर्म में मायने नहीं रखती। तो जो कास्ट की परिभाषा इन लोगों ने डाली है वो भी इफेक्ट करेगी। तो आप जहां इंग्लिश को अपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाएंगे, वहीं पर जो विदेशी मेंटालिटी है आपके ऊपर अपना कुप्रभाव डालना शुरू कर देगी। और जैसे ही आप भारतीय भाषाओं को अपना कम्युनिकेशन का माध्यम बनाएंगे, वार्तालाप का माध्यम बनाएंगे, तो वहीं पर आपके दिमाग में भारतीयता के प्रति सम्मान आदि आता जाएगा। अब मैंने इस सिलसिले में कुछ लोगों से बात भी की कि क्यों वो जो है इस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। भाई, हम इंग्लिश हटा नहीं रहे हैं और हम वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा है उसको भी नहीं हटा रहे हैं। तो हिंदी का विरोध क्यों? ये सिर्फ अपनी अस्मिता को लोग इसको अपनी अस्मिता बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड पॉइंट नहीं है, कोई बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी राजनीति को टिका सकें। सो भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, धर्म, यही सब जो है करके वो वोट पाना चाहते हैं। विकास की राजनीति, भारत के उत्थान की राजनीति, भारत के निवासियों की विदेश में और भारत में सम्मान की राजनीति, वो काम ये नहीं कर सकते। अगर उनसे पूछिए, अभी ये बवाल सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हो रहा है और वही टेस्ट केस बना है। अगर उनसे पूछिए स्टालिन साहब से कि भाई, आपकी भविष्य में तमिलनाडु को एक उत्कृष्ट राज्य बनाने की पॉलिसी क्या है, तो वहां पर जो है आपको शायद एक खामोशी मिल सकती है। कारण क्या है? अभी मदुरई के पास टंगस्टन मिला है, चर्च इसका विरोध कर रहा है और स्टालिन इस केस में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाए हैं। स्टारलिंक एक स्टर्लिन कंपनी है, वहां पर जो कॉपर प्रोडक्शन करती थी वो बंद हो गई और उस चीज को राज्य दोबारा स्टार्ट नहीं करा पाया। तो आप देखिए, जहां पर लोगों के बात है उत्थान की, समाज में विकास लाने की, इन सब जगह पर कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो रही। प्रगति भाषावाद पे हुई है और इसका जवाब जो है, इसी के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक खास बात और भी है, वो ये कि जब पूरे भारत में एक ही बोर्ड होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा, तो सबको एक समान प्लेटफॉर्म पे जज किया जाएगा, सबको एक समान उस पे पढ़ाई की कराई जाएगी और उसी बेसिस पे आपको कंपटीशन देना होगा। कोई बोर्ड ऐसा है जो बहुत टफ है, कोई बोर्ड है जो मीडियम है, कोई बहुत ज्यादा टफ है। तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। भारत को एक सार करने के लिए ये जरूरी है कि पूरे भारत में एक पढ़ाई हो। अब इससे जो सबसे बड़ी चीज टूटेगी वो ये है कि आजकल, अभी मैंने सुना है, क्लास वन की फीस 2 लाख रुपए है, 1,78,000 है। एक आपको इस बढ़ती हुई फीस से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। क्यों? आप कुछ अलग पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वही किताबें हैं जो आपको हर साल पढ़ानी है। तो बहुत से माता पिता जो नई किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सेकेंड हैंड बुक्स ले सकते हैं। तो इस बारे में बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस जो स्कूलों का रहता है कि नई किताब होगी क्योंकि हमने उसमें ये रिवीजन कर दिया, वो सारे उनके बातें खत्म हो जाएंगी। तो जैसे हमारे बचपन में होता था कि सेम बड़े भाई की किताबों को छोटे भाई ने यूज कर लिया। आजकल का क्या हो रहा है? बड़ा भाई अलग किताब लेता है और उस अगले साल आने वाला छोटा भाई अलग किताब लेता है। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर इसका जब एक ही सब्जेक्ट है, तो राष्ट्र की तरफ से बहुत बेहतरीन टीचर्स भी अपने टॉक्स, अपने लेक्चर्स वो यूट्यूब पे बहुत सारे मीडियम्स पे ले आएंगे। तो ऑनलाइन वो सारी पढ़ाई
बहुत टॉप के टीचर्स के द्वारा बताए गए टॉक्स अवेलेबल होने के कारण आपको स्पेशल कुछ कराने को नहीं मिलेगा। जिसके लिए आप ये 2-3 लाख रुपए क्लास 1 की जो फीस चार्ज कर रहे हैं, आपको इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत सारे माता-पिता फीस को लेकर के परेशान हैं, प्राइवेट स्कूल्स में इतनी ज़्यादा फीस हो गई है। बुक्स आदि के खर्चे को लेके परेशान है, इतना ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ों से आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कारण मुक्त हो जाएँगे। तो अल्टीमेटली इसमें किसका फ़ायदा है? अल्टीमेटली भविष्य के एक तो लोगों को तैयार किया जा रहा है कि भई साइंस आप तमिल में क्यों नहीं पढ़ सकते? अब जिन लोगों से मैंने बात की वो ये कह रहे हैं कि अगर साइंस तमिल में पढ़ने लग गए तो वहाँ उनको जो है दूसरी भाषाएँ सीखने का की प्रेरणा कम हो जाएगी। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ क्योंकि एक समय जो रामानुजन आदि बहुत बड़े गणितज्ञ निकले, उन्होंने तो अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही पढ़ाई की और वही क उसी में आगे जो है बढ़ कर के फिर वो विश्व प्रसिद्ध हुए और ऐसा नहीं उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदी नहीं सीखी। तो कहीं ये विरोध तमिल के बहुत ज़्यादा व्यापी होने का भी है। आप इंग्लिश को कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। आप तमिल को जो है वो सम्मान नहीं दे रहे कि साइंस आदि की पढ़ाई जो है तमिल में हो अ, हायर स्टडीज़ आपकी तमिल में हो या फिर किसी और जैसे मराठी पंजाबी और बंगाली वगैरह भी ले लीजिए। मैं किसी एक लैंग्वेज को पिन पॉइंट नहीं करूँगी यहाँ पे। तो आप आगे की जो है पढ़ाई उसमें नहीं कराना चाहते। अपनी भाषा को बचाना भी चाहते हैं। हायर एजुकेशन भी उस पॉलिसी भाषा में नहीं कराना चाहते। हिंदी का विरोध भी करना चाहते हैं। तो सारी स्वामी भक्ति तो फिर इंग्लिश के लिए हो गई ना। तो इंग्लिश महान है यानी कहीं वो गुलामी की मानसिकता नहीं रही है। जो लोग इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, वो क्षेत्रवाद को बढ़ा रहे हैं। वो भारत के इंटीग्रेशन को कहीं न कहीं रोक रहे हैं। और ये आपको हर राज्य में जिसकी भाषा हिंदी नहीं है, उसमें जाकर के आप मिलेगा। अब आप सोचिए एक छोटी-सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है, काम के सिलसिले में एक तमिलनाडु के बच्चे को यूपी जाना पड़ता है। अब वहाँ पर उस बच्चे को इसलिए टॉर्चर कर दिया जाए कि उसको हिंदी नहीं आती, तो कैसा लगेगा? क्योंकि यूपी में आपको कभी ये चीज़ मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में नहीं सुनने को मिलेगी कि आप जो है अ, हिंदी नहीं जानते। अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही आप कर्नाटक में उतरेंगे, आपको एक ही हो जाएगी, आपको कन्नड़ नहीं आती? अरे! मराठी नहीं आती? आपको तमिल नहीं आती? मलयालम नहीं आती? तो आप साउथ में कर क्या रहे हैं? वैसे ही हिंदी भाषी अगर पूछे आपको हिंदी नहीं आती तो आप नॉर्थ में क्या कर रहे हैं? तो ये देश को बाँटने वाली चीज़ है। वो भारत का नागरिक है, उसे भारत की राष्ट्रभाषा और एक क्षेत्रीय भाषा आने लगे। अब उनका एक विरोध ये होता है कि हिंदी वालों को तो कुछ नहीं सीखने को पड़ेगा तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ की भी है कि जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनको एक भारत की क्षेत्रीय भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। अब आप चाहते हैं कि आपकी तमिल ज़्यादा सिखाई जाए, तो नॉर्थ के बच्चों को तमिल सिखाने के लिए आपको हेल्प करनी पड़ेगी, आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। डिमांड करना एक बात होती है और किसी को बैठाल करके भाषा सिखानी बिल्कुल दूसरी बात होती है। डिमांड करते समय तो अ, कोई भी कह सकता है ये भाषा नहीं आती। तो अगर मतलब अगर मराठी को तमिल में जाना हो, मराठी भाषी को तमिलनाडु में जाना हो, तो पहले वो 2 दिन के काम के लिए तमिल सीखेगा, फिर तमिलनाडु जाएगा। और ऐसे ही अगर तमिलनाडु के व्यक्ति को महाराष्ट्र में जाना हो, तो पहले वो मराठी सीखेगा तब वो महाराष्ट्र जाएगा। आप देखिए ये चीज़ें प्रैक्टिकल होती ही नहीं है। दूसरी तरफ आप इस चीज़ को देखिए कि अभी वहाँ पे त्रिचूर में यही भाषा को लेकर के विवाद हुआ और जो मज़दूर थे वो नॉर्थ से थे, उनको भगा दिया गया। अब व्यापार का नुकसान किसका हुआ? जो लोकल तमिलियंस थे। वापस उन्हें हायर वेजेस पे बुलाना पड़ गया। क्यों? यू जो हिंदी भाषी बेल्ट थी वहाँ पर एक विकास की राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको लोन देते हैं, आपको काम आता है, आप यहाँ पे फैक्ट्रीज़ डाल लीजिए। आप डायरेक्ट भई आप वहाँ माल बनाते थे, आप यहाँ माल बनाइए।
तो आपको ऑर्डर्स का नुकसान होगा, आपको बिज़नेस का नुकसान होगा और फर्दर क्या हासिल हुआ? अल्टीमेटली वही मज़दूर आए, हायर रेट पे आए, आपको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए एक हिंदी भाषी मैनेजर वग़ैरह भी रखना पड़ा। तो आपकी हम भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन एक भाषावाद चला करके आपने अपनी आजीविका को ही तो नुकसान पहुँचाया। तो इस भाषावाद को आप कहाँ तक ले जाएँगे? कहाँ तक वो करेंगे? अच्छा, इंग्लिश आने से क्या होता है? वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैल रही है और चर्च इस समय जो है जैसा कि मैंने बताया मदुरई के पास एक टंगस्टन की माइन निकली है, चर्च वहाँ माइनिंग का विरोधी है। क्यों विरोधी है? क्योंकि अगर वहाँ पर अच्छी तरीके से माइनिंग हुई, माइनिंग होने के बाद लोगों को वहाँ पे आजीविका मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो वो जो राइस बैक कन्वर्ट होते हैं कि एक बोरे चावल के लिए उन्हें अपना धर्म छोड़ के विदेशी धर्म अपनाना पड़ता है, वो खत्म हो जाएगा। चर्च की वहाँ पे आवश्यकता खत्म होने लगेगी, चर्च की वहाँ पकड़ कमज़ोर होने लगेगी। तो एक वहाँ पर एक लूप की तरीके से अ, एक कन्वर्जन रैकेट भी चल रहा है। एक लोकल लोगों को गरीब रखने का, बेरोज़गार रखने का भी एक प्रयास हो रहा है, क्योंकि गरीबी में ही कन्वर्जन फैलता है। इस सब से निकल कर के आपको इस चीज़ पे आना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर्ली उस 3 लैंग्वेज पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आना पड़ेगा, जिसमें भारत में समरसता आए। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि नॉर्थ साउथ डिवाइड खत्म हो और आगे चल कर के भारत और अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो। हम अपने भारत को विदेशों में और सब जगह और सम्मान दिला सकें और साथ ही साथ कोई ये ना हो कि एक बोर्ड के बेसिस पे एक एग्जाम हो रहा है, फिर वेरियस लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, वेरियस लेवल्स पे वो सब हो रहे हैं। तो ये जो उसका लूप में स्ट्रेटा के लूप में स्टूडेंट फँस जाते हैं और जनरली बड़ी टेंडर एज में बढ़ते हैं, 17-18 साल की उम्र होती है और उस समय परेशान हो जाते हैं बच्चे। क्योंकि आईआईटी के लिए आपको एक तरह की पढ़ाई करनी है, नीट के लिए आपको एक तरह की पढ़ाई करनी है, बोर्ड के लिए आपको एक तरह की पढ़ाई करनी है। बच्चे के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है और जनरली जो कांग्रेस ने बनाया है वो ये कि आईआईटी की पढ़ाई 12th की पढ़ाई से बहुत डिफरेंट होती है। कोर्स आईआईटी का बहुत अप होता है, तो बच्चे के सामने उस समय एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बोर्ड के मार्क्स के ऊपर ध्यान दे कि आईआईटी के कंपटीशन पे ध्यान दे। यही चीज़ सारी चीज़ें खत्म करने के लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया जा रहा है और प्रयास ये है कि भविष्य के भारतीय इस तरह के तैयार किए जाएँ कि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। चूँकि ये देखा गया है कि मातृभाषा में कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो उस चीज़ को जो है बच्चे को दिया जाए, इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। लोकल भाषा में जो है साइंस की किताबें लिखनी पड़ेंगी, सोशियोलॉजी जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको सबकी किताबें लोकल भाषा में लिखनी पड़ेंगी। फिर उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग होगी कि वो उनको पढ़ा सकें, समझा सकें, फिर उसके लिए आगे सारी चीज़ें तैयार होंगी। तो भारत के प्रभुत्व के लिए, भारत के विकास के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी भाषियों को भी अभी तो बहुत आसान है कि आप जो है किताबों को ले आए और इंग्लिश में पढ़ा दिया, बच्चे को नहीं भाषा समझ में आ रही है तो टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने और ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी पेरेंट्स के लिए बहुत खर्चीला हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत टीडियस हो जाता है। तो मेरा आप सबसे एक विनती है, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। उसमें अगर आपको कुछ लगता है कुछ परिवर्तन होने चाहिए तो आप गवर्नमेंट को लिख सकते हैं इस बात के लिए कि वो परिवर्तन ला करके इसको सर्वग्राह्य बनाए, सभी लोग इसे अपना सकें, ऐसा बनाए। और अगर आपको ठीक लगता है तो उसको लागू करने के लिए एक एटमॉस्फेयर एक डिबेट शुरू करें ताकि भारत के बच्चे भविष्य के अनुसार चल सकें। जो फ़ॉर्मूला हमारे बड़े होने में था कि अमेरिका की एजुकेशन बहुत अच्छी है और फ़ॉरेन जाना बहुत अच्छा है, वो सारे मापदंड अब बदल चुके हैं। अब भारत ज़्यादा सुरक्षित है, अब भारत में विकास के और जॉब के अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। अब भारत में
अपना बिज़नेस स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा सुगम है और बच्चा भी अपने पास रहता है। विदेश में आप देखते हैं कि अमेरिका में काफ़ी सारे बच्चे जो अक्सर खबर आती रहती है कि हमने यहाँ से स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजा था, उनको किसी पैलेस्टीनियन मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लिया, प्राइड परेड में इन्वॉल्व कर लिया, कुछ बच्चे वहाँ पे संदिग्ध अवस्था में उनकी हत्या हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप इतना अपने बच्चे को भेजते हैं, रुपए पैसा खर्च करते हैं, ढेर कष्ट उठाते हैं और उसके बाद आपका बच्चा जो है अ, आपसे दूर भी रहता है और कभी-कभी उसके साथ कुछ दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। हम सब जानते हैं भारतीयों के लिए इंग्लैंड जहाँ हम भेजना बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पर एक हिंदूफोबिया टाइप की चीज़ है। कई कई बार हमें ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भी देखना पड़ता है, देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे लेफ्टिस्ट की पकड़ ज़्यादा है। सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं है, ये ऐसा विदेशों में भी देखा गया है। तो अपने बच्चों को अपने सामने, अपने पास रख कर के उनकी प्रतिभा को आपकी मातृभाषा में विकास दें, दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा हो और तीसरी भाषा आप फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश कोई भी ले सकते हैं और उसके अनुसार अपने बच्चे को आगे के लिए, भविष्य के लिए ग्रूम कर सकते हैं। ये जानने वाली बात है कि बच्चे को जितनी भाषाएँ आती हैं, उतना ज़्यादा उसका दिमाग तेज चलता है और उतना ज़्यादा उसकी जो है मल्टीलिंग्विस्टिक आजकल उसमें भी है कि आपको इंटरप्रेटर वगैरह की जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं। इसमें आपको भाषा को जानना काफ़ी अच्छी बात होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए कोई साइंस और या कोई और सब्जेक्ट आता हो। तो ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी कि किसी भी चीज़ को ये विरोध करने से पहले उसके बारे में जो आवश्यक बिंदु हैं, उनको जान लीजिए और फिर अपने आप फैसला दीजिए। हिंदी भाषियों को तमिल आदि भाषाएँ एक्सेप्ट करके उनको एक कम्फर्ट ज़ोन देना पड़ेगा कि यदि आप हिंदी अपनाते हैं, जो भी मराठी हैं, तमिल है, ये लोग, तो हम भी आपकी भाषा को अपनाएँगे। ये विलुप्त नहीं होंगी, ना इनका प्रभाव कम होगा, बल्कि और व्यापक होगा और भाषा हम एक-दूसरे की सीख करके भारत को जोड़ने का काम करेंगे, ना कि भाषाओं का विरोध करके भारत को तोड़ने का काम करेंगे। इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपको तेलुगु का डायलेक्ट अलग-अलग है, इसलिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 टुकड़े हो गए। भारत के लिए एक चीज़ कहते हैं, कोस-कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। मतलब हर एक कोस पे पानी का टेस्ट बदल जाता है और 4-5 कोस जाने के ऊपर बोलने का लहज़ा आदि सब बदल जाता है। तो इतनी विविधताओं में अगर हम अपनी विविधताओं को जैसे शरीर में है, एक हार्ट है, एक किडनी है, तो कोई लिवर है, कोई लंग्स है, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी को बनाते हैं। वैसे ही हमारी भाषाएँ, हमारे संस्कार, हमारे विचार मिलके एक भारत बनाएँ, ये शुभ संदेश है और इन सब विविधताओं का उपयोग हम भारत को बाँटने के लिए ना करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अ, जय श्री राम, होली की अनंत शुभकामनाएँ।